हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग मॉडल सेट क्वेश्चंस जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 2021-22 की परीक्षा के लिए अवेलेबल कराया गया था, उनका सोल्यूशन देखेंगे। ये जो मॉडल सेट है ये हमारे लिए फाइनल एग्जामिनेशन के पैटर्न पर बिल्कुल बेस्ड है। सेम इसी तरह से हमारा एग्जाम होगा। और चूंकि ये मॉडल सेट साइंस के बच्चों के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर आर्ट्स, बट सिलेबस सेम है, तो हम लोग अगेन इसका सोल्यूशन देख लेंगे। बस एक इशू रहेगा आपको कि इस सेट में आप देखोगे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हिंदी में ही है, इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं है ट्रांसलेट। मैं कोशिश करूंगी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की। बस इसको हम अपने प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देख लेते हैं इसके सोल्यूशन को, तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। मैंने आपको 2023 के क्वेश्चंस जो हैं मॉडल सेट के क्वेश्चंस, उनका सोल्यूशन करा दिया है। ये 2021-22 का था, तो इसका भी देख लेते हैं। क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, 40 मार्क्स का टोटल एग्जाम रहेगा, 1.5 घंटे का समय है आपके लिए, आपके पास इन क्वेश्चंस को करने के लिए। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, कोई ऑब्जेक्टिव गलत होगा तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस इसका ध्यान रखना है हम लोगों को। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है जहां पे कहता है कि जीवन के सामान्य कारोबार, ठीक है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश, एक सेंटेंस है जो कि आप देख रहे हो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, जहां पे लिखा है जीवन के सामान्य कारोबार। इससे बोलता है कि क्या तात्पर्य है, इस सेंटेंस से आप क्या समझते हो। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए कहता है मनुष्य का सामाजिक कार्य, सामाजिक मतलब सोशल एक्टिविटीज, जितना भी एक ह्यूमन करता है, क्या सामाजिक कारोबार से मतलब हम सोशल एक्टिविटी लगाएंगे। तो देखो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में कहता है क्यों नहीं होगा ये भी समझो, सोशल एक्टिविटी सामाजिक कार्य जैसे आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, फ्री टर्म्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर रहे हैं, लाइक आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, कहीं पे आपने कोई पेड़ लगाया, वृक्षारोपण किया, तो इस तरह की एक्टिविटीज सोशल एक्टिविटीज में आती हैं। तो ये तो सामान्य कारोबार नहीं है। कारोबार कहने का मतलब हुआ कि मनी रिलेटेड एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर में देखो ऑप्शन कहता है मनुष्य का धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य भी बिल्कुल नहीं है। रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं है कारोबार, क्योंकि जब हम रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं तो किसी भी तरह के मॉनेटरी गेन के पर्पज से नहीं करते हैं। कारोबार मतलब पैसा, तो ये भी ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखा जाए जहां कहता है मनुष्य का आर्थिक कार्य, आर्थिक मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम मनी रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, पैसा कमाने खर्च करने से संबंधित जितने भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्थिक या फिर इकोनॉमिक कार्य। और सामान्य कारोबार से संबंधित तो भाई आर्थिक कार्य ही होगा। फिर भी हम ऑप्शन डी एक बार देखेंगे जहां लिखता है मनुष्य के मनोरंजन का कार्य, मनोरंजन एज एन एंटरटेनमेंट का काम। तो देखो एंटरटेनमेंट का काम तो नहीं है कारोबार करना, तो ऑप्शन डी आंसर नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड अवेलेबल ऑप्शंस। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सामान्य कारोबार मतलब आर्थिक कार्य। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखें तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जहां पे कह रहा है कि निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। बोलता है कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से बताइए कि ऐसा कौन सा है जिसकी स्टडी हम इकोनॉमिक्स में नहीं करते। चलो फटाफट देखें। प्रोडक्शन, पहला बोलता है उत्पादन, तो उत्पादन की तो स्टडी करते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पूछा है वो एक्टिविटी जो नहीं है संबंधित, जो है वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्पादन आंसर नहीं होगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम वो पढ़ते हैं। ऑप्शन बी देखो उपभोग, उपभोग भी पढ़ते हैं, कंजम्पशन के बारे में भी पढ़ते हैं। ऑप्शन सी कहता है वितरण, देखो वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम पढ़ रहे होते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है सरकार का गठन, यानी कि गवर्नमेंट का डिटर्मिनेशन, सत्ता में कौन पार्टी आएगी जाएगी, इसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं पढ़ते। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। पहली बात समझो, सांख्यिकी मतलब क्या, स्टैटिस्टिक्स। जनक मतलब कह सकते हो फादर, है ना। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने बहुत बार ये पढ़ लिया है, सवाल इससे पहले भी देखा है हमने।
गॉटफ्राइड एकेनवेल हैं आपके फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। रैगनर फ्रिश वो हैं जिन्होंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पहली बार कैटेगराइज किया था, या कहो कि इकोनॉमिक्स की स्टडी को माइक्रो और मैक्रो में पहली बार इन्होंने ही बांटा था। और माल्थस जो है उनका एक मतलब ये भी इकोनॉमिस्ट है और इनका कंट्रीब्यूशन है कई सारी थ्योरीज में। मेन थ्योरी इनकी पॉवर्टी रिलेटेड है जिसकी स्टडी हम करते हैं अपने हायर स्टडीज में। सो अकॉर्डिंग टू दिस available options, option D will be the right answer for question number 3. Now move on to the next question. Question number 4 कहता है कि बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। सांख्यिकी मतलब अगेन स्टैटिस्टिक्स, और बहुवचन यानी कि प्लूरल सेंस। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है, संख्यात्मक मान, क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो ये तो है। ऑप्शन बी कहता है आंकड़ा मतलब डेटा, भैया डेटा ही तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। नेक्स्ट है ऑप्शन सी सांख्यिकी तथ्य। सांख्यिकी तथ्य, देखो तथ्य एज एन फैक्ट्स, और सांख्यिकी बोल ही दिया है मतलब उसमें हम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स बोलने का मतलब वो ऑप्शन डी में। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज में जो भी इंफॉर्मेशन है जिसको आप डेटा बोलते हो। तो डेटा को ही यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी में अलग अलग तरीके से बोला गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बार बार कह रही हूं मैं, ऑप्शन सारे एक बार जरूर पढ़ेंगे, भले आपको लग रहा हो कि सवाल के जवाब आपको आ रहे हैं, बट स्टिल एक बार आप ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है शास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए बोलता है इकोनॉमिक्स में हम किस तरह के डेटा को यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो डेटा दो तरह के होते हैं। अब आप प्राइमरी सेकेंडरी में जाने से पहले ये समझ लें कि डेटा दो तरह के हो सकते हैं, फैक्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, जो कि प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है भाई, तो क्वांटिटेटिव हो सकता है वैसा इंफॉर्मेशन जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव, ठीक है। और दूसरा क्वालिटेटिव भी हो सकता है, वैसे डेटा जिसको आप न्यूमेरिक वैल्यू में एक्सप्रेस न करें। तो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एज एन हाइट हो गया, आपका वेट हो गया, दीज आर ऑल इंफॉर्मेशन जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस किए जाते हैं, हाइट, वेट, एज, इनकम, है ना। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो कि न्यूमेरिक टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहे हैं। क्वालिटेटिव मतलब क्या हो गया, तो एट्रीब्यूट्स की बात करें, जैसे कि ब्यूटी, ठीक है, जैसे कि आपकी क्या हो गई, आपका एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, आप लिटरेसी, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपको कह सकते हैं मोर ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, है ना, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि 10 नंबर के ब्यूटीफुल, 2 नंबर के ब्यूटीफुल। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि क्वालिटेटिव टर्म्स में है। अब इकोनॉमिक्स में तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑप्शन। ऑप्शन ए नहीं है, केवल मात्रात्मक नहीं है, केवल गुणात्मक नहीं है। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका आंसर होगा, जहां पे लिखा है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के आंकड़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, दोनों डेटा यूज किए जाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। अब पहली बात आप समझो कि परिमित उत्तर प्रश्न बोलने का क्या मतलब हुआ, संरचित प्रश्न मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेफिनिट क्वेश्चंस, ठीक है, डेफिनिट आंसर वाले क्वेश्चन। तो डेफिनिट आंसर वाले क्वेश्चंस का जो ऑप्शन होता है ना, वो आपका जनरली 2 होता है, ए और बी। ए और बी जरूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शंस केवल 2 होते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता यानी डेटा की रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी, भरोसेमंद जो हो डेटा, है ना, उसको कहते हैं विश्वसनीयता, और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है, यानी कि इन्वेस्टिगेटर पर होती है। तो किस तरह के डेटा का जो ओरिजिनलिटी है और
रिलायबिलिटी है वो इन्वेस्टिगेटर पर होगा, ऑब्वियस सी बात है। प्राथमिक पहला, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी डेटा, बिकॉज प्राइमरी डेटा वो डेटा है जिसको कलेक्ट ही कर रहा है, जिसको कलेक्ट करने का पूरा प्लानिंग इन्वेस्टिगेटर कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेटर के ऊपर ही है कंप्लीट कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और अगर वो सही तरीके से करेगा तो डेटा सही होगा, भरोसेमंद होगा, गलत तरीके से करेगा तो डेटा गलत होगा। इसलिए प्राइमरी डेटा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा है आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति कहलाता है। आंकड़ा तो आप समझ गए, डेटा, संग्रह एज इन कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन के लिए जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है उस पर्सन को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं क्या? नहीं, ये तो प्रोड्यूसर है, सामान बनाता है। निवेशक कहते हैं क्या? नहीं भाई, ये तो इन्वेस्टमेंट करता है। अन्वेषक या प्रेक्षक कहते हैं क्या? ये आंसर है ऑप्शन डी। फिर भी देख लो, उपभोक्ता नहीं, ये तो कंज्यूमर है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? बात समझेंगे। प्रगणक मतलब एन्यूमरेटर, जो फील्ड में जा रहा है और डेटा कलेक्ट करके ला रहा है, एन्यूमरेटर। उत्तरदाता मतलब इन्फॉर्मेंट्स या रिस्पोंडेंट्स, राइट। तो एन्यूमरेटर इन्फॉर्मेंट से किस मेथड के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट करता है डेटा कलेक्शन के लिए? देखो तो ईमेल सर्वेक्षण में करता है क्या? नहीं भाई, इसमें तो ईमेल भेज दिया, इन्फॉर्मेशन आ गया, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ। ऑप्शन बी टेलीफोनिक इंटरव्यू, बिल्कुल भी नहीं, टेलीफोन में भी वही हुआ, फोन के थ्रू बात कर लिया, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ। ऑप्शन डी देखा जाए डाक सर्वेक्षण, नहीं, डाक के थ्रू भी हम क्वेश्चनायर ही भेज रहे हैं और सामने वाला इन्फॉर्मेंट जो है वो क्वेश्चनर का आंसर भेज रहा है डाक के थ्रू, तो इसमें भी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, जिसमें लिखा है व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बोलता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ? ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया में, ध्यान देंगे, इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस बोलता है कि डेटा कलेक्शन कब हुआ है, और वो डेटा कलेक्शन सेंसस के रूप में, जनगणना मतलब सेंसस की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया है सेंसस का कलेक्शन जो है वो पहली बार इंडिया में हुआ था 1881 में, है ना, 1881 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा जाए अगर कि पहली बार कब हुआ, तो ये हुआ था 1951 में। तो यहाँ पे हमसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही पूछ रहा है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर 1951। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला सवाल 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है वर्गीकरण आंकड़ों को डैश में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, आंकड़ा मतलब डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। देखो तो वर्गीकरण जब हम करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम जब डिवाइड कर देते हैं या क्लासिफाई करते हैं, तो किस में करते हैं क्लासिफाई? स्तंभों में। स्तंभ मतलब हो गया कॉलम्स, स्तंभ मतलब कॉलम्स में करते हैं क्या? नहीं। बी देखो तो पंक्तियों में, पंक्ति मतलब होता है रोज, तो क्या कॉलम्स में करते हैं? नहीं। रोज में करते हैं? नहीं। डी देखो तो विभिन्न स्तंभों या पंक्तियों में, स्तंभों और पंक्तियों मतलब कॉलम्स एंड रोज में, नहीं, इसमें नहीं, बिकॉज इस प्रक्रिया को तो हम टैबुलेशन कहते हैं, इसको तो हम टैबुलेशन बुलाते हैं, इसको क्लासिफिकेशन कहाँ बुलाते हैं? रोज एंड कॉलम्स में जब हम डेटा कलेक्ट करें तो टैबुलेशन है। सी नंबर ऑप्शन देखा जाए, कहता है खास आधार पर समूह या वर्गों में, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में करते हैं, बिल्कुल हाँ, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है। देखो एक क्लास इंटरवल है और इस क्लास इंटरवल में दिया है 10 से 20, 20 से 30, तो बोलता है कि इसका मध्य बिंदु किसके बराबर होता है? तो मध्य बिंदु आप निकालते कैसे हो? मिड पॉइंट को हम निकालते कैसे हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2
एवरेज कर देते हैं दोनों ही लिमिट्स को ऐड करके। अब ऑप्शन में देखो तो उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत से, हाँ भाई ये तो लग रहा है, लेकिन रोका जाए। वर्ग सीमा के औसत से, रुको जरा, ऑप्शन भी देखो, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के योग से, सिर्फ जोड़ते हैं क्या? नहीं, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल से L1 इंटू L2 करते हो क्या? नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी बोलता है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर से, यानी कि L1 माइनस L2 करते हैं क्या? ये भी नहीं। ऑप्शन ए है राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है बारंबारता वितरण में एक्सक्यूज मी, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है। देखो सवाल सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो हम बारंबारता वितरण करते हैं, बारंबारता वितरण एज एन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसमें डेटा को हम कितने चर में बांटते हैं, कितने वेरिएबल्स में आप डेटा को बांट देते हैं, या किस तरह से बांटते हैं। तो जब हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम वैल्यूज की बातें करने लगते हैं, 1 2 3 4, लाइक न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो बारंबारता वितरण में आंकड़ों को मात्रात्मक चर में वर्गीकरण करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में बांटते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है? देखो संतत मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस, सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होगा ये। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का कौन सा एग्जाम्पल बोलता है? संतत नहीं, सतत होना चाहिए। बट ठीक है, ऑप्शन ए देखो, क्षेत्रफल नहीं, ये तो एक स्थिर है, ये तो कॉन्टिन्यूअस में नहीं आ रहा। अच्छा, बच्चों की संख्या, तो देखो ये भी अब किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है? सिर्फ बच्चों की संख्या, कहाँ की बच्चों की संख्या? परिवार में, देश में, किसी जगह पर, कहाँ पर? तो मेंशन नहीं है, और ये भी कांस्टेंट वैल्यू हुआ, ये भी नहीं होगा आंसर। पास आने वाले, पासे पर आने वाली संख्या, देखो पासे पर आने वाली संख्या भी फिक्स्ड है, 1 2 3 4 5 6, उससे ज्यादा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखो, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये होगा सतत चर का एक उदाहरण, बिकॉज कंटिन्यूटी में किसी भी विद्यालय में हर साल बच्चों के पढ़ने की जो संख्या है वो चेंज होती रहती है। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स के तौर पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है? मिलान चिन्ह, जो टेली बार हम बनाते हैं, तो टेली बार में हमेशा 5-5 का बंच बनता है, 5 का ग्रुप बनाते हैं, है ना, 1 या 2 या 3, मैक्सिमम कितना होता है हमारा? 5 होता है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का, मिलान चिन्ह यानी कि टेली बार की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। अब यहाँ पे देखो एक डेट है, इस पर्टिकुलर डेट पर आपके पास इंफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। बोलता है 5 पेट्रोल पंप है और 7 बंद है, इसमें से 5 खुले हैं, 2 स्कूल बंद है, 9 खुले हैं, और ये सब किस मुद्दे पर हो रहा है? ये बंद खुले की बात हो रही है किस मुद्दे पर? तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, उसके विरोध में बंद किया गया है शहर को। तो ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर है, इंफॉर्मेशन है। अब देखो यही पूछ रहा है कि ये उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित करता है, किस तरह का डेटा है ये? मात्रात्मक तो है ही है, लेकिन मात्रा में क्या कुछ भी थोड़ी है, मात्रा डेटा है तो मात्रा तो हो गई, इसलिए वो अभी नहीं होगा इसका आंसर। पाठ विषय का हमारा आंसर होगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड बात हो रही है। स्टिल देख लो, सारणीकरण नहीं है, ठीक है, समूह नहीं बना हुआ है, आरेखीय नहीं है, ग्राफ नहीं बना हुआ है। पाठ विषय जो है किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मुद्दे से संबंधित आंकड़ा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्लास 11th की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों यानी कि कॉलम्स
एंड रोज रूप में कक्षा में दिखाती है, वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? मैंने कहा रोज एंड कॉलम्स में दिखाएंगी तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा सारणीकरण। ठीक है, वो कहलाएगा टैब्यूलेशन। सारणीकरण मतलब टैब्यूलेशन। ओके, तो टैब्यूलर प्रेजेंटेशन में मात्रा नहीं है, पाठ विषय नहीं, आरेखीय नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, जिसमें कहता है कि सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित है जो कि टैब्यूलेशन कर रहा है, टेबल प्रेजेंटेशन कर रहा है, जिसमें वो 10 वर्षों के बीच में जितने भी, एक पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहा है, और उस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनको, उनकी संख्या को वो टैब्यूलेट कर देता है। तो बोलता है सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह सारणीकरण क्या कहलाता है? स्थानिक, कालिक, गुणात्मक, मात्रात्मक। देखो आंसर जो नहीं है वो हटाओ, स्थानिक नहीं है, स्थान संबंधित आंकड़ों की बात उसने कहाँ करी। मात्रात्मक तो होगा ही होगा, लेकिन फिलहाल मात्रात्मक है नहीं यहाँ पे। गुणात्मक क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। 10 वर्षों के दौरान जितने भी स्टूडेंट्स एक स्कूल में थे उसने उसको टैबुलेट कर दिया, तो ये जो किया उसने, ये कालिक काम किया। कालिक क्यों कह रहे हैं? तो पहले तो बता दूं, क्योंकि उसने 10 ईयर्स का डेटा लिया, और ईयर मतलब हो गया टाइम। ठीक है, और टाइम के बेसिस पर जब हम डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बुलाते हैं, और यहाँ समय के आधार पर ही सुमित ने ये टैबुलेशन किया है, इसलिए ये कालिक क्लासिफिकेशन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है काल श्रेणी आंकड़ों, टाइम सीरीज जो डेटा है उसके प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? काल श्रेणी, टाइम सीरीज से रिलेटेड जो डेटा होते हैं उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? तो उसको हम तोरण से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उसको हम तोरण से दिखाते हैं। तोरण मतलब हो गया टाइम सीरीज डेटा। इसको आप डायरेक्टली देखें, टाइम सीरीज डेटा है जो कि तोरण को एक्सप्रेस करता है। अब देखो अगला सवाल उसी से रिलेटेड हो गया, बोलता है तोरण को और किस नाम से जाना जाता है? तो तोरण को और संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से इसको भी हम जानते हैं। तोरण इज ऑल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 पे जल्दी से मूव करें। बोलता है भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? पहली जनगणना यानी कि सेंसस इंडिया में कब हुई थी? और बोलता है आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल। तो ऑफिशियल बेसिस पर देखो 1947 में आजाद हुए। अब 47 के बाद जब आजादी मिली तो उसके बाद जो काम हुआ वही इसका आंसर होगा। अगर तुम्हें ये नहीं भी आया तो भी ऑप्शन देखो, 1921 ऑप्शन बी नहीं, 1821 सवाल ही नहीं उठता, 1947 में आज़ादी मिली थी। अच्छा, आज़ादी मिलते हुए ही काम नहीं हो गया, इसलिए आज़ादी के बाद काम हुआ। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। इससे पहले भी ऊपर के क्वेश्चन में हमने ये सेम सवाल का जवाब देखा है, बस सवाल का तरीका अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बोलता है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था किसने? तो आज़ादी से पहले ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया में फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम को काउंट करने का जो क्रेडिट है वो जाता है दादा भाई नौरोजी को। उन्होंने ही ये प्रयास किया था और पर कैपिटा इनकम के बारे में पता भी लगाया था। तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बोलता है रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? रेलवे ने इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे अफेक्ट किया है? ऑप्शंस देखते हैं। पहला, लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते हैं। भाई ठीक बात है ना, लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते हैं। रेल के आने से एक बार में बहुत ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया और लाया जा सकता है, तो ये फायदा तो हुआ। ऑप्शन बी कहता है कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कमर्शियलाइजेशन है वो बढ़ा ड्यू टू रेलवे।
तो ये भी ठीक है, पहले किसानों को जहाँ पे खेती करते थे वहीं पे अपनी फसलों को वो उगाते थे, बेच देते थे, लेकिन उनको अच्छे मार्केट तक पहुंचने की सुविधा नहीं होती थी। बट ड्यू टू इंडियन रेलवे, उससे काफी हद तक इंडियन फार्मर्स को ये बेनिफिट हुआ है कि वो अब अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाकर के बेचकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है जान माल की हानि हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई है जो कोई जान माल की हानि। हाँ, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उसमें जरूर हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि रेलवे से सिर्फ जान माल की हानि ही हुई है, बल्कि फायदा भी हुआ है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी ने किस इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया। आर्थिक प्रणाली एज एन इकोनॉमिक सिस्टम मिश्रित, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, मिश्रित मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करें, तो इंडियन इकोनॉमी में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। ऑप्शन बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है औपनिवेशिक काल कॉलोनियल पीरियड में भारत के औद्योगिकीकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे। इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने अब इंडिया को और इंडियन इकोनॉमी को जो गुलाम बनाया, तो उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था, और खासकर हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज से के रिगार्डिंग उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑप्शन ए देखो, बोलता है भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया को वो एक्सपोर्टर बना दे रॉ मटेरियल का, बिल्कुल ये ठीक बात है, बिल्कुल ब्रिटिशर्स यही चाहते थे। ऑप्शन बी देखो, भारत को एक विशाल बाजार बनाना। भारत को चाहते थे ब्रिटिशर्स की वो इसके मार्केट को वो यूज करें, अपने देश में बने हुए फाइनल प्रोडक्ट्स ला करके वो इंडिया में बेचें, तो बिल्कुल ये उनका उद्देश्य था। तीसरा बोलता है तीसरा ऑप्शन कहता है भारतीय उद्योगों का विकास करना, बिल्कुल भी नहीं। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप करें, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 25 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बोलता है किस वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में बोलता है किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है। देखो सीधी सी बात है, एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कीमत है कुछ, तो ये कीमत किसके द्वारा डिटरमाइन होगी। तो ये जो कीमत है ना, ये दो चीजों से निर्धारित होती है बाजार में। एक तो कि उस वस्तु की मांग कितनी है बाजार में, डिमांड कितना है, और दूसरा उस वस्तु का सप्लाई कितना है, उसको बेचने वाले कितने लोग हैं। तो डिमांड और सप्लाई से ही किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए जो है बोलता है केवल मांग द्वारा नहीं, ऑप्शन बी केवल पूर्ति द्वारा नहीं, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन के द्वारा नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है भारत राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब किया गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका नेशनल। ऑप्शन ए देखो तो 1935, बी बोलता है 1938, सी बोलता है 1944 और डी बोलता है 1947। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1938 में हुआ था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 ईस्वी में ही हो गया था। नेक्स्ट बोलता है पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है। नाम से पता लग रहा है भाई, पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की योजना। ऑप्शन ए है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। ऐसे सवाल आ जाए तो मजे आ जाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच में जो जितना खरीद सकता है उस कैपेसिटी में लोग जो है वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस सिस्टम के तहत होता है। समाजवादी में नहीं होता, बिकॉज समाजवादी सिस्टम का उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण करना, जिसमें लोगों को बराबरी से वस्तुओं का वितरण किया जाता है, इस आधार पर नहीं कि जो जितना खरीद सकता है उसको उतना दे दो, ये नहीं होता। ठीक है,
ऑप्शन बी बोलता है साम्यवादी। ये भी आप देखोगे तो इस तरह का है सिस्टम जहां पे समाज, मतलब ये वो सिस्टम नहीं आएगा। ऑप्शन डी कहता है पूंजीवादी। पूंजीवादी सिस्टम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वस्तुओं का वितरण किया जाता है, सार्वजनिक नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का, क्योंकि इसी इकोनॉमी में जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है उस व्यक्ति को उतने वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर दिया जाता है। कर क्या दिया जाता है, उनके लिए वस्तुओं का निर्माण कराया जाता है और वो खरीदते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बोलता है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में कब बनी? तो इंडिया में आज़ादी हुई थी 1947 को, और आज़ादी के तुरंत बाद इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, जो कि हुआ था 1948 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जहां पे है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है आपके कोलकाता में। ऑप्शन सी है राइट आंसर 31 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक। पहले तो समझो आर्थिक समृद्धि क्या। तो आर्थिक समृद्धि मतलब हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का सूचक क्या है? तो ग्रोथ का पता हम लगाते हैं किसी भी देश के बारे में जानते हैं, अगर कि वहां की जीडीपी बढ़ गई तो हम कहते हैं कि ग्रोथ हो गया, जीडीपी घट गई तो कहते हैं ग्रोथ कम हो गया। तो देखो तो ऑप्शन ए में दिया है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी साक्षरता दर से आप एजुकेशन का पता लगाते हैं, देश में साक्षरता कितनी है। जीवन स्तर स्वास्थ्य को बताता है, जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य को बताता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? WTO की स्थापना देखो 1995 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। WTO क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है कंट्रीज जो हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं उनके बीच में हर तरह के समझौते, मनमुटाव, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करना। तो WTO का यही बेसिक काम है, जो कि 1995 में उसको स्थापित किया गया था, उसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा कब हुई थी? तो इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर 34 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स। अब है सवाल कि ये किस पे लगाया जाता है? तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो लोगों पर लगाया जाता है। अब लोगों पर मतलब तो लोगों के इनकम, डायरेक्ट टैक्स लोगों के इनकम और उनकी प्रॉपर्टी पर लगता है। ठीक है, तो देखो तो व्यक्ति की आय पर लगता है। ठीक है, पहला। दूसरा ऑप्शन है वस्तु की उत्पादन मात्रा पर नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। तीसरा कहता है वस्तु के आयात पर, इंपोर्ट पर नहीं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं उसको। वस्तु के निर्यात पर नहीं, ये भी कस्टम ड्यूटी है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बोलता है विनिवेश का उद्देश्य क्या है? विनिवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है, इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका क्या पर्पस होता है? पहला, वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना। बिल्कुल, वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। अच्छा, विनिवेश एज एन डिसइन्वेस्टमेंट, ध्यान देना, विनिवेश मतलब हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है वो क्यों होता है? तो देश में अगर किसी तरह का कोई फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन आ गया है तो उसको बढ़ाने के लिए। पहला ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन बी कहता है आधुनिकीकरण को सहायता देना, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ये भी है। तीसरा है सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, गवर्नमेंट चाहती है कि अपने इनकम को और ज्यादा बढ़ाए और पैसा जमा करे। बिल्कुल ये भी ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें लिखा है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 क्वेश्चन में कहता है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग प्लानिंग कमीशन है ना। प्लानिंग कमीशन जो है जिसकी स्थापना इंडिया में 1950 को की गई थी, 15 मार्च 1950 को की गई थी। और
इसमें कई तरह के ऐसे नियम कानून बनाए गए थे जो देश में योजनाओं को बनाने से संबंधित थे। और इस आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। जो भी देश के वर्तमान प्रेजेंट प्रधानमंत्री होंगे वो ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। ये आपके झारखंड में ही है और जमशेदपुर में। तो ये डेट हम याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में कर दी गई थी। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान ही हुआ था और इससे इंडियन इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफी मजबूती मिली। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। बोलता है टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? टाटा स्टील जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी उस कंपनी के कितने ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में हैं और कितने कंट्रीज में हैं? इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 26 देशों में टाटा स्टील जो है वो अभी काम कर रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें बोलता है विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो विश्व बैंक को ना IBRD के नाम से जाना जाता है। पहले मैं आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जो IBRD बैंक है, IBRD है, इसकी स्थापना बहुत पहले 1945 में हुई थी। कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और उसी कॉन्फ्रेंस में IBRD की स्थापना अन्य विभिन्न देशों के विकास और उनके पुनः सुधार और पुनः संरचना को बढ़ाने के लिए किया गया था। बाद में जब कंट्रीज काफी स्टेबल हो गए तो वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस, क्या कहोगे, वर्ल्ड बैंक के नाम को चेंज करके विश्व बैंक, IBRD के नाम को चेंज करके विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक रख दिया गया। तो IBRD ही वर्ल्ड बैंक है और यही इसका दूसरा नाम है। बाकी IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि IBRD और IMF इन दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 1944 में ही हुई थी, जिसका काम भी देश को, अलग अलग देशों को मजबूती देना है। ऑप्शन सी में WTO कह रहा है, विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। ब्रिक्स भी एक इसी तरह का इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों ने आज के क्लास में देख लिया है। होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी जो मॉडल सेट के क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन करा दूँ। थैंक यू।